आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बागौर सभ्यता के बारे में जानेंगे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता द्वैसदती सरस्वती नदी घाटी में फैली हुई थी। वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर फैली हुई है। कालीबंगा प्राचीन काल में द्वैसदती जो सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है उसी में वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, उसके किनारे फैली हुई है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कालीबंगा सभ्यता है जो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा प्रथम, मोहनजोदड़ो द्वितीय और कालीबंगा को तृतीय राजधानी कहा है। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सर्वप्रथम इस पुरातात्विक स्थल का ज्ञान भाषा शास्त्री LP टेसीतोरी को हुआ था। उन्होंने इस स्थल को प्रांग ऐतिहासिक स्थल बताया। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में श्री अमलानंद घोष ने की थी और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के रूप में पहचान दिलाई। पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य BB लाल BK थापर द्वारा 1961 से 1969 के बीच में करवाया गया था। कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तरों के उत्खनन से कालीबंगा के जो 5 स्तर है उनका उत्खनन किया गया था। उसमें जो नीचे के 2 स्तर है वहाँ पर प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए और ऊपर के जो 3 स्तरों की खुदाई हुई उसमें हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, यानी राजस्थान में जो सर्वप्रथम खुदाई हुई थी कालीबंगा की, तो यहाँ पर नगरीय सभ्यता के जो अवशेष है वो राजस्थान में कालीबंगा से ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी प्रमुख स्थल आते हैं तो उनकी समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार व वाणिज्य था। कालीबंगा में परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जुते हुए खेत के प्राचीनतम एवं प्रथम प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। खेत की जुताई ग्रिड प्रणाली द्वारा की जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कालीबंगा में जो खेत की जुताई है वो आड़ी और तिरछी रेखाओं से की जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर भी काटती है। एक ही खेत में एक बार में 2 फसलें संभवतः गेहूं और जौ उगाया जाता था। एक बार में 2 फसलें एक साथ है गेहूं और जौ बोई जाती थी। कालीबंगा के पश्चिम में छोटा टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है। कालीबंगा के पूर्व में बड़ा टीला जिसे नगर क्षेत्र कहा जाता है। तो कालीबंगा में जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ छोटा टीला मिला है जिसे दुर्ग क्षेत्र या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था और कालीबंगा के पूर्व में बड़ा टीला मिला है उसे नगर क्षेत्र कहा जाता था। यानी कालीबंगा के पश्चिम से तो कालीबंगा का साम्राज्य चलता था और कालीबंगा के पश्चिम में यानी नगरवासी लोग निवास करते थे। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पश्चिम टीले के निचले स्तर से मिले हैं। प्राक हड़प्पाकालीन जो अवशेष है वो पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से मिले यानी गढ़ी क्षेत्र से मिले हैं।
पश्चिम व पूर्वी टीले को सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से अलग अलग सुरक्षित किया गया था। पश्चिम व पूर्वी टीले को चारों ओर दीवार से अलग अलग सुरक्षित किया गया था। दोहरी रक्षा प्राचीर का ऐसा उदाहरण किसी अन्य सैंधव सभ्यता से नहीं मिलता है। दोहरी रक्षा प्राचीर से जो पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है, उसको सुरक्षित किया गया था। ऐसा उदाहरण सैंधव सभ्यता में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है कालीबंगा के अलावा। कालीबंगा की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 आकार की कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता के लोग भवन निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग जो भवन बनाते थे वहाँ पर तो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन नालियाँ, स्नानागार और कुएँ, नालियाँ, स्नानागार और कुएँ बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के कमरों के ऊपर की ओर छेद बनाकर उसमें किवाड़ लगाया जाता था। यानी कालीबंगा के जो लोग हैं वो कमरों में ऊपर की ओर छेद बनाते थे और उसमें किवाड़ लगाया जाता था। मकान के द्वार मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, मोहल्ले की गली में खुलते थे। मकान के जो द्वार है वो सुरक्षा की नज़र से जो मुख्य सड़क है उस पर नहीं खुलते थे, अंदर की जो गलियाँ है, मोहल्ले की गलियाँ, उनमें खुलते थे। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर मिला था और जिसके साक्ष्य भी आज उसके आसपास के क्षेत्र में देखे जाते हैं। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर मिला है, उसके साक्ष्य गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर आज भी वैसे ही तंदूर का प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो की तरह कालीबंगा में लिंग मातृशक्ति की मूर्तियाँ नहीं मिली है। कालीबंगा की खुदाई से धार्मिक भावना का पता नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर लिंग मातृशक्ति इस प्रकार की कोई मूर्तियाँ नहीं मिली है, तो धार्मिक भावना का पता भी नहीं लगता है। कालीबंगा में 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं। पहली है, शवों को अंडाकार गड्ढे में उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था। समाधियों में शव को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। शव के साथ बर्तन व माला या अन्य सामग्रियों को भी गाड़ा जाता था। तो ये 3 तरीके की समाधियाँ प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यहाँ पर गाय, बकरी, भैंस, बैल, भैंसा, सूअर, ऊँट, कुत्ता आदि पशु भी पालते थे। कालीबंगा में पुरातात्विक अवशेषों के संग्रह हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। कालीबंगा से जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे उन हेतु संग्रहालय की स्थापना भी वहाँ पर की गई है। अब हम जानते हैं कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, यानी कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। 7 अग्निकुंड वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अलक्रंत ईंटें प्राप्त हुई थी। कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बेलनाकार तंदूर भी मिला था। लकड़ी की नालियाँ भी प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने और गाड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। पत्थर की सिलबटें भी प्राप्त हुई है। ऊँट की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। लाल या गुलाबी रंग के चौक निर्मित मृदभांड व मटके या सुराई भी प्राप्त हुई है। टोंटीदार संकरे मुँह के गड़े भी प्राप्त हुए। तांबे के परसू या जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं प्राप्त हुई है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कालीबंगा से धार्मिक भावना का पता नहीं लगता है। तांबे की भागते हुए मुद्रा या आक्रामक मुद्रा में वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ईंटों से निर्मित कुएं, नालियाँ भी प्राप्त हुई थी। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। लिपि, कालीबंगा में लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, अक्सर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं। मेसोपोटामिया से मिलती जुलती एक बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है, जिससे पता लगता है कि यहाँ से वहाँ तक जो व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। बच्चे की खोपड़ी जिसमें
6 छिद्र मिले हैं, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण भी है। सभ्यता के विनाश का कारण भूकंप, भूगर्भीय व जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। तो हमने कालीबंगा सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए उनको अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम जानते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। आहड़ को आगाटपुर, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी, बनास की सहायक बेड़च नदी, बनास की सहायक जो बेड़च नदी है उसे आहड़ नदी भी कहते हैं। तो आहड़ नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, HD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा है। HD सांकलिया ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। आहड़ सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था। आहड़ सभ्यता के एक ऊंचे टीले धूलकोट, जो हमने पीछे पढ़ा था आगाटपुर या धूलकोट, का व्यापक उत्खनन इन्होंने सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन करवाया था धूलकोट का 1954 में RC अग्रवाल जी ने। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1961-62 में VN मिश्रा HD सांकलिया द्वारा करवाया गया था। आहड़ सभ्यता के जो मकान हैं वो आयताकार होते थे। आहड़ से प्राप्त एक रसोई में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए। आहड़ में एक रसोई मिली है जिसमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो सामूहिक भोजन व्यवस्था को इंगित करते हैं, और एक पर एक मानव की हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता में लाल व काले रंग के भूरे चित्रित मर्तबान भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से लाल, काले और भूरे चित्रित मर्तबान प्राप्त हुए हैं, जो उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे और उन पर चमकदार पॉलिश भी की जाती थी। आहड़ सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्तबान भी गढ़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। आहड़ सभ्यता से उत्खनन में दीपक भी मिले हैं, दीपक के अवशेष मिले हैं। इनसे पता चलता है कि पूजा का मुख्य अनुष्ठान दीपक रहा होगा। तो यहाँ पर धार्मिक भावना का पता चल रहा है, लेकिन कालीबंगा से प्राप्त पता नहीं चल रहा था। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। आहड़ सभ्यता की खुदाई से 3 चरणों का ज्ञान हुआ। कालीबंगा से 5 चरणों का हुआ था, आहड़ से 3 चरणों का ज्ञान हुआ था। तो स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही थी और इन्हीं से विभिन्न औजार व उपकरण बनाए जाते थे। ताम्र, कांस्य व लोहे युग के उपकरण द्वितीय चरण से प्राप्त हुए हैं। ताम्र और कांस्य व लोहे युग के उपकरण। मृतभांड से संबंधित सामग्री तृतीय चरण से प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता की खुदाई में से बिना हत्थे के छोटे जलपात्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान से भी मिले हैं। यहाँ का संबंध विदेशों से होने के संकेत भी मिलते हैं। आहड़ सभ्यता की खुदाई से एक घर में तांबा गलाने की भट्टी मिली है और आहड़ के आसपास तांबे की खदानें थी, जिससे पता चलता है आहड़ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना व उपकरण बनाना था और आहड़वासी धातुकर्मी थे। धातुकर्मी यानी तांबे के बारे में जानते थे, उसको गलाना और उसके उपकरण बनाना भी जानते थे। आहड़ सभ्यता स्थल प्राचीन काल में तांबे के औजार बनाने का प्रमुख केंद्र था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। गेहूँ, ज्वार, चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया जाता था। आहड़ की खुदाई से
8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने का प्रमाण भी मिला है। यानी आहड़ की खुदाई हुई तो उसे पता चला कि यहाँ पर 8 बार बस्तियाँ बनी और फिर उजड़ भी गई। आहड़ से प्राप्त ताबीज़ों पर त्रिशूल की आकृति अंकित है। वहाँ जो ताबीज़ प्राप्त हुए थे वहाँ उन पर त्रिशूल की आकृति भी अंकित थी। आहड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी की बनी हुई वर्षभ की आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। यानी यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई वर्षभ की आकृतियाँ मिली हैं जिन्हें पुरातत्वविदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। आहड़ सभ्यता में कपड़ों आदि पर रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। कपड़ों पर जो ठप्पे लगाते हैं रंगाई छपाई के वो प्राप्त हुए हैं, जिससे रंगाई छपाई का भी व्यवसाय विकसित हो गया था, इसे पता चलता है। आहड़वासी शवों को आभूषण के साथ गाड़ते थे। आहड़ निवासियों के पास मकान से पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पानी सोखने के जल शोषण पात्र बनाया। इस विधि को चक्रकोप विधि भी कहते हैं। यानी मकानों में पानी है उसको शोषित करने के लिए मिट्टी के जो घड़े हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखकर और एक जल शोषण पात्र बनाया, जिसे चक्रकोप विधि भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष लाल, काले एवं भूरे चित्रित मर्दभांड व स्फटिक के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। बिना हत्थे का जल पात्र भी प्राप्त हुआ है जो ईरान व बलूचिस्तान से भी प्राप्त हुए थे। तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है जिससे वहाँ के लोग उपकरण बनाते थे। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है। बलुआ पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी व बेल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अनुष्ठान हेतु दीपक जलाने का अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है। ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियाँ, सुरमे की सिलाइयाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। कपड़ों पर छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं और एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है और जिनके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। तो हमने आहड़ सभ्यता के स्थल के बारे में और वहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में जाना। अब हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानेंगे। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में वर्तमान घोषित नीम के थाने जिले में स्थित है। नीम का थाना जिला अभी घोषित हुआ है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी या कांटली नदी के किनारे पर स्थित है। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा है। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा है। गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में ताम्र युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि यहाँ इसके आसपास खेतड़ी से ही तांबा प्राप्त होता था, तो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, जहाँ से तांबे का व्यापार भी होता था। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ताम्र सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में ये सबसे प्राचीनतम है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल, श्री विजय कुमार ने 1977-78 में किया था। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से जो मृद पात्र प्राप्त हुए हैं कपीसवर्णी मृद पात्र कहलाते हैं। कपीसवर्णी मृद पात्र भी प्राप्त हुए हैं। कपीसवर्णी मृद पात्रों पर काले और नीले रंग के चित्रों का चित्रांकन भी किया जाता था। गणेश्वर से प्राप्त मृद पात्र प्याले, तस्तरियाँ, कुंडियाँ, कलश, हांडी और ढक्कन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त अवशेषों से ज्ञात हुआ है कि उस समय मकान पत्थर से बनाए जाते थे।
गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। वहाँ मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों के प्रमाण नहीं मिले थे। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता की बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर को तांबा खेतड़ी से प्राप्त होता था। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार गाय, बैल, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधा, मुर्गे आदि पालते थे। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष: मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, फरसे प्राप्त हुए हैं, बाणाग्र, कुल्हाड़ी, भाले, तीर, सुइयाँ, चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपीन प्राप्त हुई है। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपीन। प्राप्त उपकरण 99% शुद्ध ताम्र निर्मित है। यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 99% शुद्ध तांबे से निर्मित हैं। वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। गणेश्वर से ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। कपीसवर्णी मृत्पात्र पर काले व नीले रंग के चित्रांकन के अवशेष भी मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर LS लेसनी द्वारा किया गया था। बागोर पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। बागोर पुरातात्विक स्थल से मध्यकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता से 3 स्तरों के अवशेष मिले हैं। बागोर सभ्यता से पशुपालन के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो पशुपालन के जो अवशेष है भारत में सर्वप्रथम बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। महासतियों का टीला यानी जहाँ से बागोर में उत्खनन कार्य किया गया था तो उसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर से पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल बागोर सभ्यता। भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन स्थल बागोर से 14 प्रकार की कृषि के किए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बागोर से हाथ व कानों के आभूषण कांच के बने हुए मिले हैं। हाथ व कानों के जो आभूषण हैं वो बागोर सभ्यता से कांच के बने हुए भी मिले हैं। बागोर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता स्थल एवं लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। बागोर सभ्यता के उत्खनन से 5 तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है। बागोर सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख अवशेष: हाथ व कानों के कांच के आभूषण, 5 तांबे के उपकरण
जिसमें से एक 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली सुई भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कृषि पशुपालन आखेट के अवशेष। बागोर से प्राप्त उपकरण ब्लेड, स्क्रैपर, छिद्रक व चांद्रिक। उत्तर पाषाणकालीन लघु पाषाणकालीन उपकरण बागोर से प्राप्त हुए हैं और इसीलिए बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। त्रिभुजाकार शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। बागोर उत्खनन से कुल 5 कंकाल भी मिले हैं। दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में टांगे मोड़कर गाड़ा जाता था। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन स्थल है। बागोर से मध्यकालीन पाषाण लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर से मध्यकालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे युग के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन द्वितीय व तृतीय चरण के उत्खनन से मिले थे। तो आज हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर व बागोर सभ्यता के बारे में जाना और वहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों के बारे में भी जाना। आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्राचीन जो सभ्यताएं है उसका पार्ट 2 वीडियो समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।